बैक्टीरिया जाने का चांस जो फार्म पे होता है वो चप्पल का होता है। 50 का ही हम मैनेजमेंट कर सकते हैं जगह के हिसाब से। 20-22 लीटर की गाय थी और उनके जो बच्चे आते थे वो मिल्किंग में आए तो जो है कि 10 लीटर 12 लीटर तक के यही वर्कर आते हैं, वो हमारा सीमन लगाते हैं। अभी भी मानते हैं कि कमी है? बिल्कुल, अभी हमारे जो है कि अभी मान के चलिए कि हम 50% तो हम इनको जो है कि मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ है। एनिमल खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे जी। बरसात के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा यही ध्यान देना होता है। डायरी है तो इसमें हम तो डेली का डेली हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है तो 10 किलो के आसपास जो है कि हम एक गाय को फिर भी दे देते हैं। मौसम के हिसाब से देखना पड़ता है कि अभी क्या चीज सस्ती चल रही है, उसको जो है कि देखा जाता है। कोई डेयरी फार्म में तो ऐसा फ्यूचर है कि जो कि कभी डाउन होने को नहीं है। काम ही ऐसा है कि हमेशा आपको 12 महीने उतार चढ़ाव दिखते रहेंगे। 5 साल पहले ऐसा होता था कि हमारे लॉस में ही जाता था, हर ऐसा कोई साल नहीं था जो कि घर से पैसा ना जाए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में और इस डेयरी फार्म का संचालन जो है एक युवा के द्वारा किया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अभी जो है इनका डेयरी फार्म प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, डेयरी फार्म स्टार्ट करने के पहले किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, अभी इनका किस तरह का फीड मैनेजमेंट है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उस फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप हमारे फेसबुक पेज पर भी नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया। तो सबसे पहले कुछ नए दर्शक जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं कीर्तिमान सिंह जी। मेरे डेयरी फार्म का नाम धनुष्या डेयरी फार्म जी और हमारा डेयरी फार्म जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जी है और मेरे हर्ट की जो साइज है वो अभी इस समय पूरा छोटा बड़ा मिला के 54 का है जी। तो ये हम पूरा एरिया देख रहे हैं सर, कितने कट्ठा में है ये? पूरा आपका जो घर भी है यहीं पर और यहीं पर आपका फार्म भी है? ये पूरा फार्म और पूरा घर मिला के तो पूरा 16 बिस्सा है, लेकिन जो हमारा फार्म है वो करीब 4-4.5 बिस्से में है। 4.5 बिस्सा में। हाँ। तो फार्म के अंदर चलते हैं सर। आइए। तो ये हम देख रहे हैं ये किस लिए लगाए हैं सर? ये चूना हमने डलवाया हुआ है। जैसे आप लोग नए आए हुए हैं या कोई और आता है तो हम उनको बोलते हैं कि अपना पैर जो है कि इसमें रख के आए जी जी कि अगर उनके जो है कि कहीं बाहर से वो आ रहे हैं कोई बैक्टीरिया वगैरह, अगर जो है कि सबसे ज्यादा जो है बैक्टीरिया जाने का चांस जो फार्म पे होता है वो चप्पल का होता है। जी। तो वहां से ये लग के हम उसको थोड़ा डिसइंफेक्ट करते हैं जी, जो एक कोशिश है जी। और काफी हमें खुशी हो रही है सर कि आप ब्रीड पर भी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे सर कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जी। और बीटेक करने के बाद ही मैंने जो है कि कोई जॉब या कुछ भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके अपना जो है कि फार्म में लग गया। तो कहाँ से बीटेक किए थे सर? गाजियाबाद से, विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जी। हाँ। पास आउट किस साल में हुए थे? 2015 में। 2015 में। हाँ। तो हर युवाओं का सर एक ख्वाब रहता है कि बीटेक करने के बाद जो है एक अच्छे पैकेज पर जाए सर, और आप जो है इस डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ? किसी ने सलाह दिया या किसी के कहने पर आपने स्टार्ट किया? नहीं, किसी ने सलाह क्या, मुझे स्टार्टिंग से ही ये था कि अपना खुद का जो है करना है जी। तो उसमें जैसे ये था कि अब ये फार्म हमारे यहाँ पहले से ही चल ही रहा था जी। नियर अबाउट हमारा जो है कि करीब 14 साल का फार्म हो चुका है जी। तो ये इसमें मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ना तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना था या ना कुछ करना था, तो वापस यहाँ आने के बाद मुझे जो है कि इसमें एक अच्छा स्कोप दिखा तो मैं इसको जो है कि ज्वाइन कर लिया जी। तो स्टार्टिंग जब आप इस डेयरी फार्म में आए सर तो आपके पास कितनी गाय थी? जब स्टार्टिंग में हम आए थे तब उस टाइम तो हमारे पास जब मैं यहाँ पे आया था तो करीब 25 से 30 जानवर थे जी। हाँ, फिर उसके बाद जो है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा हर्ट साइज हो गया था करीब 50 के आसपास में। फिर हमने ये एक जो है कि अपना सेट कर लिया है कि हमें 50 से ऊपर नहीं जाना है जी। 50 एनिमल ही रखना है, 50 का ही हम मैनेजमेंट कर सकते हैं जगह के हिसाब से। हमारे यहाँ 50 भी ज्यादा है बट लेकिन हम इनको थोड़ा दिक्कत में मैनेज कर ले रहे हैं जी। हाँ। तो आपको लगभग 15 में पास आउट किए जी। तो 15 से ही एंट्री कर गए या 16 से आप? नहीं, हम 2016 से मतलब 17 से आप मान के चलिए कि फुली इन्वॉल्व हो गए थे पहले स्टार्टिंग में। हाँ, धीरे धीरे मतलब पहले कुछ था कि हम कहीं और देखेंगे कुछ करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट आते आते जब इंटरेस्ट अच्छा आया तो फिर हम 2017 से पूरा इन्वॉल्व हो गए। पहले से डेयरी फार्म चल रहा था, जब आप आए तो क्या उसमें कमी नजर आया?
सबसे पहला तो ये था कि जैसे जो भी हमारे यहाँ पहले गाय थी, वो पता चला कि 20-22 लीटर की गाय थी और उनके जो बच्चे आते थे वो मिल्किंग में आए तो जो है कि 10 लीटर 12 लीटर तक के आते थे। तो फिर ये मैंने काफी जगह पता करके बात करके ये हमको लगा कि जो हम सीमन लगवा रहे हैं उस टाइम हमारे यहाँ एआई वर्कर जो आते थे, जो सीमन लगा के जाते थे, वही होता था। तो अब वो सीमन क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं वो हमको पता नहीं होता था। तो अब उसमें अब पता चला कि वो 10 रुपए 8 रुपए का सीमन लगाते थे, उसमें जो है कि जो हमारे बच्चे आ रहे हैं वो मदर रिकॉर्ड से भी कम आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है कि हमने अपना कंटेनर लिया, अपना सीमन लिया और फिर उसके बाद अपना सीमन करके फिर हमने अपने एआई स्टार्ट करवाई। अपने जो है कि एआई वर्कर आते हैं वो हमारा सीमन लगाते हैं और अब बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी मिल्किंग में जब वो आ जाएंगे पूरा तो फिर उसके बाद हाँ। तो शुरुआती में क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा सर, क्योंकि आप शुरू से बाहर रह करके एजुकेशन लाइन में थे और अच्छे एजुकेशन लिए, अच्छा जो है माहौल छोड़ करके और इस डेयरी सेक्टर में आना, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौतियों का क्या, हमारे देखिए ये फार्म जो है वो मैं और मेरे बड़े भाई मिलकर देखते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस पहले से ही था। तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके पास था ही एक्सपीरियंस और बस ये इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो बस हमें बदलाव करनी थी। जो जैसे हम पहले पशु आहार लेके खिलाते थे किसी का, तो वहां पे हमको समझ में आया कि रिपीट ब्रीडिंग की भी समस्या आती थी। तो बस उसको धीरे धीरे हम लोग अपना रॉ मटेरियल जो है कि मैनेज करके उसको हम अपना फीड बनाना स्टार्ट किए और वहां से हमारा कॉन्सेप्शन का इशू खत्म हुआ। फिर दूसरा हमारा जो है कि ब्रीडिंग का था, तो सीमन पे फिर धीरे से करके उसको भी हम लोगों ने करीब 1.5 साल में उसको भी जो है कि फिर अपने सीमन पे आगे टोटली अभी हम अपना पूरा सीमन लगाते हैं। तो ये 2 चीजें थी। बाकी और मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट थोड़ा अभी भी नहीं ठीक है तो वो हमारे जगह की वजह से है क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। तो इस वजह से जो है कि थोड़ा मैनेजमेंट हमारा फेल हो रहा है। अभी भी मानते हैं कि कमी है? बिल्कुल, अभी हमारे जो है कि अभी मान के चलिए कि हम 50% तो हम इनको जो है कि मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ है। हाँ। तो 50% में क्या गड़बड़ है सर, वो थोड़ा बता दीजिए। 50% में देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो इनको बांध के नहीं रखना चाहिए। जो हम बांध के रखे हुए हैं 50% तो स्ट्रेस इनको यहीं से आ जाता है। तो उसमें इनका प्रोडक्शन डाउन होता है और जो है कि उठने बैठने पे जो है कि अब ये फर्स्ट पे हमेशा रहती हैं तो इनको घाव वगैरह होता है। उठने बैठने में दिक्कत है और सारी चीजें। और जब हम एनिमल को छोड़ देते हैं तो उसका स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो जाता है। जब वो कम हो जाएगा तो उसका पाचन क्रिया और सब कुछ जो है कि उसका अच्छा हो जाएगा। तो जब एनिमल खुश रहेगा तो वो ऑब्वियस है कि हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो जब एनिमल खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। डेयरी फार्म बंद होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है। लोग जो है कि लोगों की एक टेंडेंसी है कि वो अगर दूध कम होता है तो वो फीडिंग कम कर देते हैं। फीडिंग कम करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं से आना स्टार्ट होता है कि अगर जानवर का दूध कम हो रहा है तो वो आपको पता करने की जरूरत है कि उसका दूध को हुआ क्यों कम। ना कि आप फीड उसको कम कर देंगे। फीड कम कर देंगे तो उसका न्यूट्रिशन जो है कि गड़बड़ होगा। न्यूट्रिशन गड़बड़ होगा तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी। और एनिमल धीरे धीरे वो गड़बड़ होता चला जाता है। फिर उसके बाद जो है कि वहां से हम उसको कवर अप नहीं कर पाते। उस वजह से अब लोग समझ नहीं पाते हैं तो वहां पे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। लोग जो है कि उससे परेशान होकर फिर फार्म बंद करते हैं। और क्या कमी होता है सर? रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है और फिर उसके बाद दूध का जो है वो दूध सेलिंग का सबसे बड़ा एक और फैक्टर होता है कि आप मार्केट ना पकड़ना। अगर आप डेयरी सेक्टर में हैं तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि खुद से रिटेलिंग करिए। विदाउट अपना रिटेलिंग किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी के भरोसे हैं तो नहीं होगा। अगर हम सपोज करिए कि अगर किसी कलेक्शन सेंटर पे भी देते हैं तो वो कब रेट घटा देगा उसका कोई वो नहीं है। अगर आप रिटेलिंग अपनी खुद की करते हैं तो वो आपके ऊपर है कि अगर रॉ मटेरियल या फीड या भूसा का रेट बढ़ता है तो हम अपना फीड जो है कि दूध का रेट बढ़ा देंगे। लेकिन जो है कि अगर हम किसी सेंटर पे दे रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होगा। वो उनके ऊपर हिसाब से चलेगा। उनको जब मन होगा तब दूध लेंगे, जब मन नहीं होगा तो वो नहीं लेंगे, मना कर देंगे। कभी पता चला कि आपने 100 लीटर दूध दिया, उसमें से बोल दिया उन्होंने 40 लीटर खराब हो गया। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए आप अगर अपना मार्केट पकड़ के चलेंगे तो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। किस सेड से स्टार्ट किए थे? जो स्टार्टिंग हमारा जो हुआ था तो पहले हमारे पास यही इतना जो इधर ये 7 एनिमल है और इधर 5। हाँ, ये 5 ये थे। उधर तक था, वो बाद में हमने उसको तोड़वाया है। फिर सेकेंड राउंड में हमारा ये बना है, ये लंबा वाला। और थर्ड राउंड में वो हमने वो बच्चियों का बनवाया है। तो
तो ये हम शेड का लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? ये जो हम ये जिस शेड में हम जो खड़े हैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपकी 40 बाई 40 की है। 40 बाई 40? हाँ, ये 40 बाई 40 का है। हाइट कितना होगा सर? इसका 11 फीट हाइट है बीच से। हाँ, 20 से 11 फीट है, 6 इंच का वहां से कम हुआ होगा तो जी जी हाँ, 10.5 और 11 के उसमें है। तो गर्मी में कोई प्रॉब्लम सर इसमें? नहीं, गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फॉगर हमने लगा रखा है जी। तो गर्मी में तो वैसे भी अगर आप फॉगर, तो अच्छा है कि अगर फॉगर हम लगा रहे हैं एचएफ बिना फॉगर के तो मेंटेन नहीं हो पाएंगी। जी जी। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो हमारा बरसात के मौसम में आती है, जब उमस बढ़ती है उस टाइम हमको सबसे ज्यादा मैनेज करने का सबसे बड़ा वो आता है। हाँ। तो गर्मी का तो फिलहाल ठीक है, गर्मी हम लोग फॉगर से मेंटेन कर लेते हैं जी। बट बरसात में दिक्कतें आती है, वो जो है कि उसमें उस बरसात के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा यही ध्यान देना होता है कि जितना ज्यादा फार्म सूखा रहे उतना ही अच्छा है। जी जी। जितना ज्यादा गीला होगा, उमस का मौसम वैसे ही होता है, अगर कोई भी बैक्टीरिया होंगे तो जैसे ही वो ह्यूमिडिटी में जाते हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। जी। तो अगर फार्म सूखा रहेगा तो बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि हमें हर हफ्ते 10 दिन में फार्म पे जो है कि चूने और ब्लीचिंग का छिड़काव करा देना चाहिए। उसका रेशियो होता है उसका जो है कि अगर हम 8 किलो का मिक्सचर बना रहे हैं तो 8 किलो में आपका 1 किलो ब्लीचिंग और 7 किलो जो है जी वो होना चाहिए चूना। और जो नाद का क्या हाइट होगा सर? ये हमारा 2.5 फीट का है। जी जी। 2.5 फीट ऊंचा है जमीन से, और इसकी जो गहराई है वो 1.5 फीट है। जी। 1.5 फीट में जो 1.5 फीट बाई 2 फीट है। जी। दोनों का साइज एक ही होगा? हाँ, दोनों का साइज सेम ही है। जो गाय खड़ी है वो उसका क्या होगा? वो आपका 12 फीट का है। 12 फीट। हाँ। और बीच में ये गैप? बीच में ये जो गैप है ये हमारा जो है कि 2.5 फीट का है। जी जी। ये किस मशरफ से छोड़े हैं? ये हमने इसके जैसे कि हमें फीड वगैरह डालना है तो हम इधर से आके दोनों साइड में फीड आराम से डाल देते हैं, उधर गाय के उधर नहीं जाना होता है। जी जी। तो और ये जो इसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? ये हमारा 60 बाई 15 का है। 60 बाई 15 का है। 60 बाई 15 का है। उधर हमने 2 फीट की गैलरी छोड़ी हुई है। जी जी। और लगभग 2.5 फीट में हमारा चन्नी है, फिर जो एरिया बचा है वो इधर एनिमल है। तो स्टार्टिंग में जो गाय की खरीदारी की है सर, उसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर देखिए, हमने बहुत ज्यादा बाहर से तो गाय नहीं खरीदे हैं। जी जी। जो हैं सब अपने यहाँ के ही हैं, लेकिन बीच में जो है कि जैसे हमारे यहाँ दूध, अब हमारी रिटेलिंग है तो दूध हमें अगर कम होता था तो हमको जो है कि दूध चाहिए होता था, तो उसके लिए फिर हम गाय परचेजिंग करते थे। जी जी। तो अब अभी तक का जो मेरा परचेजिंग का गाय का जो भी रहा है एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही गंदा रहा है। जी। जितना मेरे यहाँ कैजुअलिटी हुई है वो बाहर की गायों से ही हुई है। जी जी। तो इसलिए फिर अब हम पिछले 2 साल से बाहर से कोई गाय नहीं ले रहे हैं। जो भी हम गाय देख रहे हैं सर और बछिया भी देख रहे हैं जी, इसके बारे में आपसे हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी आपकी गाय और बछिया है सभी आपके फार्म की है या मतलब कुछ है जो बाहरी गाय है? नहीं, अभी है कुछ बाहरी गाय, जैसे कि ये एक गाय है। जी जी। ये बाहरी है, इधर ये खड़ी है क्रॉस ब्रीड में। हाँ। ये भी बाहरी है। तो अभी 4-5 गाय ऐसी हैं जो कि अभी है बाहर। जी जी। और ये बाहर की होने के बावजूद भी ये अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, हमको अच्छा काम कर रही है। तो जी जी ये है। तो क्या रेंज की मिली थी सर ये गाय जो है? ये सब वही 50-60 के उसमें थी, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये 3-4 साल के ऊपर की हो गई। ये तो 3 साल की हो गई है। हमने इसको जो है कि चंदौली से लिया था 60,000 में जी। और इसको यही मिर्जापुर से ही लिया था। जी जी। ये क्रॉस ब्रीड में है। ये हम इसको 45 में, ये तो हमको काफी किफायती रेट में मिल गई थी। ये 25 लीटर की गाय है और हम इसको 45 में ही लिए थे। 45,000 में ही ले लिए थे? हाँ जी। और आपके फर्म पर आकर कितना दूध दे रही है? ये अभी 32 कर रही है। 32? हाँ, 32 कर रही है। अभी इस समय डाउन हो गया है जी जी, क्योंकि ड्राई होने के उसमें आ गई है। हाँ, तो ये क्रॉस ब्रीड में है। जी जी। हाँ। अब आते हैं सर कि अभी आपके पास कुल कितने एनिमल्स हैं और कितने मिल्किंग में है और कितने जो है प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट का तो डाटा देखना पड़ेगा हमको। जी जी। टोटल 54 है, जिसमें 22 एनिमल जो हमारे हैं वो मिल्किंग में हैं। जी जी। हाँ, और कुछ हीफर्स हैं जो है कि अभी 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले के बच्चा दी हुई है। और उनको सब लेके अभी 22 का टोटल है मिल्किंग का। डेयरी फार्म का मैनेजमेंट जो है, किस गाय को कब डिवर्मिंग करना है, किस गाय को कौन से सीमन दिया गया है, कितने
दिन पहले जो है बच्चा दी है, उसके बच्चे को कौन से सीमन का वो बच्चा है, सारा रिकॉर्ड आप मौखिक रखते हैं या लिखित में रखते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? वो सारा डाटा जो भी है वो हम लिख के ही रखते हैं, क्योंकि मौखिक हमें रखना जो है कि वो पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो ये एक डायरी है, तो इसमें हम तो डेली का डेली, ये केवल सीमन के लिए है। जी जी। तो इसमें किस गाय को कौन सा सीमन लगा और कितनी बार एआई, हर एआई का हम लिखते हैं और कब बच्चा दी। तो हालांकि ये तो एआई के टाइम पे होता है, फिर यहाँ से फिर डाटा जाके फिर जो है कि हम उसको एक्सेल में मेंटेन करते हैं, यानी कि सब कुछ जो है रिटेन में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं सर फीड पे। हाँ। तो मिल्किंग वाली गायों को किस तरह का फीड देते हैं और कितनी कितनी मात्रा में देते हैं? जैसे कि 12 किलो से ऊपर हम किसी भी गाय को ज्यादा दाना नहीं दे सकते। जी जी। तो क्योंकि उससे ऊपर देंगे फिर उसके बाद उसको जो है कि पाचन का दिक्कत होगा, डाइजेशन का दिक्कत होगा। जी जी। तो इसलिए तो जो हमारे हाई इल्डर हैं उनके लिए हम थोड़ा जो है कि कोशिश करते हैं कि उतने में ही उसका एनर्जी और प्रोटीन वैल्यू बढ़ा के जी उसका क्वांटिटी कम कर दिया जाए। तो उसमें हाई प्रोटीन के जो है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो यूज किए जाते हैं। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या देते हैं सर? रॉ मटेरियल में जैसे मक्का हो गया, आपका चूनी हो गया, और जिनको जो हाई इल्डर हैं उनके लिए हम प्रोटीन के लिए सोया डीओसी और आपका सरसों की खली, तीसी की खली, जी, इन सब चीजों से मिला के बनाते हैं। और जो हमारा नॉर्मल एनिमल है उसको हम सोया हटा के भी उनका काम हो जाता है। तो मात्रा क्या क्या रहता है सर? मात्रा के लिए वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फीड का काम भैया देखते हैं। जी जी। हाँ, तो पूरा फीड वही मेंटेन करते हैं। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? एक गाय को अगर आपकी सपोज करिए दूध के अनुसार देते हैं, बॉडी वेट के अनुसार? बॉडी का देखिए, बॉडी का अलग रोल है, दूध का अलग रोल है। तो अगर 20-22 लीटर तक का एनिमल है तो हम उसको नॉर्मली उसका हाफ दिन भर में देते हैं। जी जी। और बॉडी वेट के हिसाब से उसका 1.5 किलो बॉडी वेट का एक्स्ट्रा हो जाता है। और बाकी अगर हाई इल्डर है तो फिर उसका जो है कि उसको हम कम करके और फिर उसके बाद जो है कि उसका हाई वो करके, मतलब प्रोटीन और एनर्जी वैल्यू बढ़ा के फिर उसी में हम मैनेज करके उसके लिए स्पेशल फीड बनाया जाता है। जी जी। हाँ। और ड्राई पीरियड में रहती है तो? ड्राई पीरियड में हमारा जो है कि 4 किलो चलता है, जो है कि दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का मिला के 4 kg। हाँ, 4 किलो। और भूसा कितनी मात्रा में देते हैं सर? भूसा जो है कि बॉडी वेट के हिसाब से ही दिया जाता है। मिनिमम अगर कोई गाय एडल्ट गाय है वो अगर 5 क्विंटल की है तो उसको दिन भर में 6.5 kg भूसा जाता है। जी। और हरा चारा कितनी मात्रा में देते हैं? हरा चारा तो अभी फिलहाल हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि उसको भरपूर दिया जा सके। अगर देखा जाए तो जो है कि एक गाय को कम से कम जो है कि 20 किलो के ऊपर जो है कि जाना चाहिए एक टाइम में ग्रीन। लेकिन हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो 10 किलो के आसपास जो है कि हम एक गाय को फिर भी दे देते हैं, क्योंकि हमें सबको देखना होता है। अगर पड़ता है तो हमें सबको देना, ना कि केवल हम मिल्किंग को दे के जो है कि वो। जी जी जी। तो एक कई जगह फार्म पर जो है साइलेज दिया जाता है सर। साइलेज देखिए, साइलेज एक अलग ही चीज है और साइलेज का रोल भी अलग है। जी जी। साइलेज आपका एक मान के चलिए कि जब भी हम एनिमल को देंगे तो सबसे मेन क्या है कि उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम तो कभी नहीं आएगा। जी जी। और जो है कि जो चीजें हम कभी, जैसे एनिमल कोई हाई इल्डर है तो हम उसको फीड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो और फीड से अगर उसकी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं तो वो साइलेज वहां पे वो काम करता है कि हम उसको जो, जैसे अगर सपोज करिए जहाँ ग्रीन नहीं है हम उसको जो है कि भूसा दे रहे हैं तो भूसे में तो कुछ होता नहीं है। जी जी। तो वहां पे हम साइलेज उसको दे के उसको जो है कि उसकी जो भी एनर्जी का या जो भी डिफिशियंसी हो रही है वो हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो साइलेज का ये है कि हम कितना भी दे दें वो कभी दिक्कत नहीं होता है। जो है कि 30 किलो 40 किलो तक अगर साइलेज आप दे रहे हैं जी, तो कोई गाय है कि वो 30 किलो तक खा जाती है जी। तो उसका कोई जो है कि डिमेरिट नहीं है जी। तो जो दाना देते हैं सर मौसम के अनुसार देते हैं या सालों भर वही देते हैं? नहीं, हमारा सालों भर वही चलता है। जी जी। बस ये है कि मौसम के हिसाब से देखना पड़ता है कि अभी क्या चीज सस्ती चल रही है उसको जो है कि देखा जाता है। जी, कोई चीजें हैं कि जैसे खल वगैरह में तीसी की खली या सोया की खली या कुछ भी बिनौला हो गया, जो कोई चीज अगर रेट भाग रहा है तो उसको फिर किसी और चीज से उसको मैनेज किया जाता है जो उस मौसम में सस्ता मिल जाए। और डेयरी फार्म में सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है सर? सबसे अधिक समस्या जो डेयरी फार्म में है वो बरसात के ही मौसम में है। ये आपका जुलाई से लेके सितंबर तक के महीने में, क्योंकि इस टाइम जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा मेस्टाइटिस और या जो भी बैक्टीरियल या वायरल वो है तो सबसे ज्यादा आपका जो है कि बरसात के ही मौसम में आता है। सबसे ज्यादा आपका मेस्टाइटिस का ही समस्या ये भी आता है। जी जी। तो इसके लिए बस हमको यही रखना है कि जहां तक हो सके एनिमल सूखे में रहे। जी।
ज्यादा देर उसका फर्श गीला नहीं रहना चाहिए। जी जी। और हो सके तो आप हर 15 दिन पे 10 दिन पे डिसइंफेक्टेंट का यूज करिए कि अगर कहीं से भी कोई बैक्टीरिया आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको छिड़काव करने से वो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाने चाहिए। और मेस्टाइटिस ना हो, हाँ। उसके लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए? मेस्टाइटिस ना हो तो देखिए हम लोग तो मिल्किंग के जैसे ही मिल्किंग होती है हर एनिमल को जो है कि टी डिप सोल्यूशन आता है। जी जी। वेंसन का आता है और भी कई कंपनियों का आता है, तो वो आप यूज करिए। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय वही है कि मेरे यहाँ तो अभी मान के चलिए ना के बराबर होते, कोई कोई में हो गया तो हो गया जी। तो नहीं तो बहुत ही कम हो गया है जब से हमने टी डिप सोल्यूशन यूज करना स्टार्ट किया है। जी जी। मेस्टाइटिस एकदम खत्म हो गया है जी। और बाकी अगर आपको और बचाना है तो बस हाइजीन यहाँ का जहाँ पे ये रह रही है वहाँ साफ सुथरा रखना, गाय को साफ सुथरा रखना बहुत बड़ा वो है। तो उसको जो है कि आप ध्यान दीजिए, मेस्टाइटिस कम होगा बिल्कुल। और जो वो खा पी रही हैं वो भी आप ध्यान दीजिए कि उसको जो है कि ज्यादा गीला भूसा, मतलब सुबह का भूसा शाम को ना जाए। जी जी। उससे भी फंगस वगैरह जो जाते हैं वो भी एक कारण बनता है मेस्टाइटिस का। जी। और डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं सर? डिवॉर्मिंग हमारा 3 महीने पे जो है कि हर एक गाय का होता है और वो आपका जो है कि हर सॉल्ट अलग अलग मौसम के लिए होता है। तो आप उस पे ध्यान देके वेटनेरियन से समझ के जो भी है वो समझ के आप अपना वो करिए। और डिवॉर्मिंग का ये है कि हर 3 महीने पे रेगुलर हम करा देते हैं। 6 साल हो गया सर जी। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि काश हम डेयरी सेक्टर में ना आकर के जॉब किए रहते तो अच्छा लाइफ रहता, उसमें फ्यूचर रहता? नहीं, देखिए मेरे को तो आज तक जब से मैं इस उसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ तब से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, बल्कि ये आता है कि हम इसको और कितना अच्छा कर सकते हैं। जी जी। तो मेरा इससे बाहर जाने का नहीं, मेरा बल्कि और इसमें अंदर जाने का जो है कि मन करता है। जी जी। तो और भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो है कि खाद वगैरह है या इनका गोबर पेशाब इकट्ठा करके उससे जो है कि जो भी फर्टिलाइजर वगैरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने का, तो वो सब चीजें हैं। अभी ये है कि पहले अभी हम अपना फार्म पहले सेटअप कर ले, फिर उसके बाद हम अदर चीजों पे जाएंगे। तो डेयरी फार्म में फ्यूचर है या नहीं है सर, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल फ्यूचर है। डेयरी फार्म में तो ऐसा फ्यूचर है कि जो कि कभी डाउन होने को नहीं है। जी जी। कोई भी लॉकडाउन हो जाए या कुछ भी आ जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, जैसे पिछले लॉकडाउन में सब चीजें बंद हो गई थी लेकिन हमारा दूध एक दिन भी नहीं रुका था। जी जी। हमारा फार्म एक दिन भी नहीं रुका था। तो ये ऐसा बिजनेस है कि एवरग्रीन बिजनेस है, इसकी जरूरत कभी नहीं कम हो सकती है। तो इसलिए मेरे को सबसे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छा बिजनेस मेरे को और कहीं नहीं दिखता है। जी। तो डेयरी फार्म को लंबे समय तक चलाने के लिए सर, कि डेयरी फार्म लंबे समय तक चले, क्या क्या कार्य करना पड़ेगा? देखिए इसमें 3 चीजें हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। जी जी। तो सब फर्स्ट डे से हमको जो है कि फीड और ब्रीड पे काम कर देना चाहिए। वो ही हमारा हमको लंबे समय तक वही लेके जा सकता है। जी, और बाकी मैनेजमेंट का तो ठीक है, मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। जी जी। और लेकिन अगर आप ये पहली 2 चीजें नहीं करते हैं तो फिर आप हमें नहीं लगता है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे। जी। और कोई भी फार्म अगर स्टार्ट करता है तो उसको मान के चलिए कि जब तक उसके अपने यहाँ के बच्चे नहीं रेडी हो जाते हैं तब तक वो फार्म आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा। जी जी। और मैं तो यही सोचता हूँ कि हर जो है कि फार्मर, कोई भी फार्मर, नया फार्मर है तो वो नियर अबाउट उसको 4 साल तक का समय देना पड़ेगा। वो 4 साल तक तो ये ना सोचे कि ये फार्म मेरे को जो है कि पैसा देगा। जी जी। वो फार्म से जितना भी अगर उसको प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो उसको जो है कि उसको वहीं पे लगाए, ना कि जो है कि उसको निकाल के जो है कि कुछ करे। यानी कि 4 साल तक धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक आपके जो बच्चे हैं, जो आपने सीमन अपना लगाया हुआ है, वो मिल्किंग में ना आ जाए तब तक जो है कि उसको हम नहीं मानते हैं कि आप अच्छे तरीके से चल पाएंगे। यानी कि डेयरी फार्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिल्कुल आते हैं। हम जो है कि उतार चढ़ाव तो ऐसे आते हैं कि जो स्टेब्लिश हो चुके हैं उनके लिए कभी कभी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि वो उसको मैनेज करना बहुत बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। काम ही ऐसा है कि हमेशा आपको 12 महीने उतार चढ़ाव दिखते रहेंगे। कब उतार आ जाएगा इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, कब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये है कि हाँ, हमें उसी लगन से हमेशा काम करना चाहिए। स्टार्ट करने के पहले किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? देखिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात कि हमें जो इनका शेड बनाना है वो पूरा ओपन होना चाहिए। जी।
वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो एनिमल जो है कि वो सबसे मेन कारण यही फंसता है कि लोग क्या करते हैं कि उसको जो है कि क्लोज कर देते, बंद कर देते चारों तरफ से कि लू नहीं लगेगी या जो है कि ठंड में ठंड नहीं लगेगी। बट जो है कि जो इनके गोबर या पेशाब से जो भी है वो अमोनिया गैस रिलीज होता है। जी जी। तो अगर हम उसको जो है कि कॉम्पैक्ट रखेंगे, बंद रखेंगे, तो वो गैस बाहर नहीं जा पाएगी। और बाहर नहीं जाएगी तो ये बार बार उसको इनहेल करेंगे और वो अमोनिया अगर जितना ये इनहेल करेंगे वो इनके अंदर फिर दिक्कत आएगी, जो है कि कभी बीमार होंगे, कभी कुछ होंगे। तो सबसे मेन पहला तो यही है कि आप शेड जितना हाइट कर सकते हो उतना हाइट करके और वो पूरा ओपन रखिए। इनको HF है अगर तो उसको ठंडी में -4 डिग्री में ये सब रहती है। तो आप अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ जब सबसे ज्यादा सर्द वाला मौसम होता है, ये आप नोटिस करेंगे कि ये बाहर जाके बैठते हैं जी। रात में भी। तो इनको ठंड से तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में भी उतना बस थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। बाकी जो है सबसे ज्यादा दिक्कत वही बरसात की आती है। तो उसी टाइम सबसे ज्यादा दिक्कत आता है। तो बस शेड का पहला कर लीजिए। दूसरा, आप गाय के चक्कर में ना पड़िए कि नहीं हमें बहुत ज्यादा दूर से या कहीं से लेके आना है। आपके लोकल एरिया में जो भी 20 लीटर 15 लीटर या जो भी गाय मिल रही है, आप पहले उसको लेके स्टार्ट करिए। और फर्स्ट डे से आप एक गाय कम रखिए, लेकिन जो है कि अपना कंटेनर जो है कि सीमन का रखिए और उसी जो है कि उसमें सीमन करके आप फर्स्ट डे से आप ब्रीडिंग पे ध्यान दीजिए। अगले 3 साल 4 साल में आपको कोई जो है कि उस टाइम से जो है कि पाएगा नहीं। तो प्रेजेंट में डेयरी फार्म है जो है प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है? मेरा फार्म देखिए अभी तो फिलहाल प्रॉफिट में चल रहा है। जी। पहले मान के चलिए कि 4 साल 5 साल पहले ऐसा होता था कि हमारे लॉस में ही जाता था। ऐसा कोई साल नहीं था जो कि घर से पैसा ना जाए। जी। फिर उसके बाद जो है कि जब थोड़ा ध्यान दिया गया और ब्रीडिंग का काम जब स्टार्ट हुआ, तो फिर हम अभी पिछले 2 साल पहले तक ये था हमारा कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में चलते थे। जी। फिर भी साल में 2 महीने ऐसे आ जाते हैं कि लॉस में चला जाता है। जी। लेकिन पिछले 2 साल से ये है कि हम प्रॉफिट में हैं। जी। हाँ। और आने वाले समय में सर? आने वाले समय में जब हमारे जो बच्चे हैं जो मिल्किंग में आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम ऑब्वियस बात है कि हम अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।